हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि विश्व की सामाजिक व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय स्थान, और इस व्यवस्था की कुछ जो विशेषताएं हैं, कुछ संरचनात्मक और कुछ कार्यात्मक है। तो उसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है श्रम विभाजन पर आधारित। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के कर्म इस प्रकार निर्धारित किए गए कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रत्येक अपने दायित्वों का पालन करता हुआ सामाजिक प्रगति में योग देता ही है। इसी प्रकार विशेषीकरण में भी सहायक है। जहाँ वर्ण व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभिन्न वर्णों में विभाजन हुआ है, वहाँ उसी के परिणाम स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार के कार्यों को करते रहने से लोगों में कार्य विशेष में निपुणता प्राप्त हो गई, और इससे क्या होगा, संपूर्ण समाज को विशेषीकरण का लाभ मिला। इसी प्रकार नंबर 3, गुण एवं स्वभाव पर आधारित। यद्यपि कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का स्वरूप मानते, परंतु प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से जो प्रमाण मिले उससे तो यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में इस व्यवस्था का जो आधार था व्यक्ति गुण एवं स्वभाव रहा है। धीरे धीरे इस व्यवस्था में थोड़ी कठोरता आती गई और जन्म का महत्व बढ़ता गया। इसी प्रकार नंबर 34 जो विशेषता हुआ है शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित वितरण। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न शक्तियां एवं अधिकार रहे। शक्ति और अधिकार की दृष्टि से ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च रही, परंतु बाकी दूसरे वर्णों को भी सामाजिक दृष्टि से महत्व दिया गया। सभी वर्णों को समाज रूपी शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में मान्यता प्रदान कर सभी कार्यों को सामाजिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना गया है। कौन किस कार्य करेगा, कौन किस वर्ण का सदस्य होगा, ये व्यक्ति विशेष के गुण एवं स्वभाव पर निर्भर करता है। धीरे धीरे विभिन्न वर्णों में जो पावर और अधिकार की दृष्टि से एक निश्चित स्त्रीकरण पाया गया, पनपने लगा, मतलब जिससे एक वर्ण को दूसरे से ऊंचा और नीचा मानने में ये जो योग दिया है वो यही है। नंबर 5 विशेषता है व्यवसायों का पूर्व निर्धारण। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के कुछ परंपरागत पूर्व निर्धारित व्यवसाय रहे हैं। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण में ही संबंधित व्यवसाय को अपनाने की आज्ञा थी। यद्यपि भृगु ने बताया कि व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर ही उसका वर्ण निर्धारित होता था, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था के विकास की प्रारंभिक व्यवस्था के समय की बात है। बाद में तो व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण उसके वर्ण विशेष की सदस्यता के आधार पर ही होने लगा। फिर भी हम इतना कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि व्यावसायिक निश्चितता जो है वर्ण व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर 6, गुणात्मक प्रेरणा। वर्ण व्यवस्था ने व्यक्तियों को अपने वर्ण धर्म का पालन करने की विशेष प्रेरणा दी, और ये कहा गया कि जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करेगा उसे इस जीवन में तो उच्च स्थान प्राप्त होगा ही, परंतु आगामी जीवन में भी इसको फल मिलेगा। तो इसका कम ज़्यादा अच्छे कुल या वर्ण में होगा। तो इस प्रेरणा से व्यक्तियों ने कर्तव्य पालन के लिए विशेष प्रोत्साहित किया। तो गुणात्मक प्रेरणा की भी एक विशेषता बताई गई है। इसी प्रकार नंबर 7, आध्यात्मिकता पर विशेष जोर। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को धर्म के साथ इस प्रकार जोड़ गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह को अपना पुनीत कर्तव्य मानने लगा। और जो भारतीय संचालक थे वह भी इस बात से अच्छी तरह से परिचित थे कि जो अनावश्यक व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी वो सामाजिक संघर्षों को बढ़ाने में योगदान देती थी। और यही कारण है कि जहाँ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण धर्म का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म के पालन को सर्वाधिक महत्व दे। वर्ण व्यवस्था में सामूहिक कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत आकांक्षाओं का भी पूरा ध्यान दिया गया। तो आध्यात्मिकता पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही नंबर 8 है कर्म के सिद्धांत और
पुनर्जन्म की धारणा पर भी जोर दिया गया। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति अपने अपने सोशल स्टेटस से संतुष्ट रहे और उसके अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन भी करते रहे, किंतु इस व्यवस्था को कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म की धारणा के साथ जोड़ दिया गया। और ऐसा करके क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक और अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति जो है वो संतुष्ट बन देखा गया और दूसरे दायित्व को ठीक ढंग से निर्वाह करने की जो प्रेरणा उसको मिली। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो 8 बताई गई है। अब इसके साथ ही साथ कुछ इसकी इम्पोर्टेंस थी समाज में वर्ण व्यवस्था की, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसके क्या फंक्शन थे वर्ण व्यवस्था के समाज में। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था का भी जो प्रभाव स्वरूप भारत समाज में काफ़ी कुछ इसको महत्व देखा गया। अब हम समाजशास्त्र महत्व दृष्टिकोण से अगर उसका कार्य देखें तो पहला है कर्तव्य पालन की प्रेरणा। इस व्यवस्था ने वर्ण धर्म के पालन पर जोर दिया, लोगों को अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित किया, लोगों को एक दूसरे के कार्यों के संबंधित हस्तक्षेप करने से रोका और बताया कि अपने वर्ण धर्म के अनुरूप कार्य करते रहने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये एक ऐसी प्रेरणा थी जिसने सदियों तक व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देने के लिए प्रेरित किया। दूसरा महत्व इस दृष्टिकोण से है कि श्रम विभाजन विशेषीकरण की एक अद्वितीय व्यवस्था इसमें हुई, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिता के परंपरागत व्यवसाय को अपनाना होता था। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित वर्ण धर्म का रहा जिसके अनुरूप कार्य करने का ही उसने आशा की जाती रही थी। इस व्यवस्था में न केवल सभी कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न हुआ बल्कि समाज को विशेषीकरण का पूरा लाभ दिलाने की ओर भी पूरा ध्यान दिया गया। जन्म से ही व्यक्ति अपने पारिवारिक जो पर्यावरण में अपने पिता के व्यवसाय को सीखने का और प्रवृत्त होता रहा और उसके लिए उसे कई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रही। तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के कार्य करते रहने समाज को विशेषीकरण का पूरा लाभ मिला। और यही कारण है कि ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत ने कई आगे भी रहा। इसी प्रकार तीसरा जो महत्व है इसका वर्ण व्यवस्था का वह है लचीली व्यवस्था। इस व्यवस्था ने नियंत्रित गतिशीलता के आधार पर सामाजिक प्रगति में योगदान दिया और इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को अपने गुण तथा कर्म के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की छूट दी गई। तो व्यक्ति निम्न वर्ण में जन्म लेकर भी उच्च वर्ण का सदस्य बन सकता है। इसके कई उदाहरण हैं जिससे ये स्पष्ट भी है। इसी प्रकार नंबर 34 जिसे महत्व जो है वर्ण व्यवस्था की वो यह है कि सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अपने वर्ण धर्म के पालन में लगा रहा और प्रत्येक को एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्राप्त होती भी रही। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशेष सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने की आवश्यकता नहीं रही। जहाँ प्रतियोगिता अधिक होती है वहाँ इसके नियंत्रित हो जाने पर सामाजिक संघर्षों की संभावना बढ़ जाती है। तो वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक संरचना में प्रत्येक की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करके समाज को सामाजिक संघर्षों से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस व्यवस्था ने प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका, व्यवसाय और कार्यक्षेत्र को निर्धारित करके उसके सामाजिक और मानसिक जीवन को विघटित होने से बचाया भी है। इसी प्रकार समानता की नीति पर आधारित है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के अलग अलग कार्य होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था में सभी वर्णों का समान महत्व था। प्रत्येक वर्ण की सेवाओं को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व प्रदान भी किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के रूप में समाज का कार्यात्मक विभाजन तो हुआ ही, परंतु सभी वर्ण को एक दूसरे के समान माना भी गया। जब सब वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से मानी गई तो किसी एक वर्ण का दूसरे की तुलना में ऊंचा और नीचा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सभी अंगों का जो महत्व वो समान होता है। तो समानता की नीति पर आधारित होने के दृष्टिकोण से भी समाज में वर्ण व्यवस्था का महत्व बताया गया। नंबर 6, रक्त की शुद्धता, ब्लड प्यूरिटी। अर्थात भारत में समय समय पर अनेक प्रजाति समूह आए और कालांतर में यहीं के मूल निवासी बन भी गए।
ऐसी दशा में क्या है कि सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार संगठित करना आवश्यक था जिससे कि रक्त की शुद्धता बनी रहे। यानी वर्ण व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न प्रजाति समूह को रक्त की शुद्धता बनाए रखने का अवसर भी मिला। आर्य और द्रविड़ प्रजातीय भिन्नता के कारण ही अलग अलग वर्णों में विभक्त हो गए। द्रविड़ों को शूद्र वर्ण में रखा गया और रक्त की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें अन्य वर्णों के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं दी गई। तो साथ ही प्रत्येक प्रजातीय समूह को वर्ण व्यवस्था के कारण अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का अवसर भी मिला। तो रक्त की शुद्धता के दृष्टिकोण से इसका महत्व बताया गया। तो अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता वह है शक्ति संतुलन बनाए रखने में योग। जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रयत्न किया गया कि विभिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ कुछ व्यक्तियों या उनके कुछ समूह में केंद्रित न हो, तो समाज में शास्त्र या ज्ञान शक्ति, शस्त्र या सेना बल, अन्न या प्रॉपर्टी, सेवा या श्रम का बल नामक 4 प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं। और इन सभी शक्तियों में कुछ ही व्यक्ति या उसे किसी विशेष समूह में केंद्रित हो जाने पर समाज में अत्याचार बढ़ जाने की संभावना रहती है। और यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों शक्तियाँ और उनसे संबंधित पुरस्कारों को अलग अलग रखा गया। तो समाज को अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए इस व्यवस्था ने सम्मान, शासन और धन को एक दूसरे से अलग रखा गया। तो इस प्रकार से समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज शास्त्र जो महत्व है वर्ण व्यवस्था के साथ बताया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।